इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक के बेलगाम से ये बड़ी खबर है। 6 नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिजाब के लिए इजाजत हासिल करने के मकसद से नौजवान जमा हुए थे। बेलगाम के विजय इंस्टीट्यूट पैरा मेडिकल कॉलेज के बाहर ये वाकया पेश आया है। तो कर्नाटक के बेलगाम से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 6 नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये नौजवान हिजाब के लिए इजाजत हासिल करने के मकसद से जमा हुए थे। बेलगाम के विजय इंस्टीट्यूट पैरा मेडिकल कॉलेज के बाहर ये वाकया पेश आया है। तो कर्नाटक में लगातार हिजाब मामले को लेकर के एहतजाज का सिलसिला जारी है। वहीं हाईकोर्ट में भी इस मामले को लेकर के समाअत जारी है। आज भी समाअत होनी है। इस बीच आपको बता दें, बेलगाम में 6 नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जहां पर ये नौजवान हिजाब के लिए इजाजत हासिल करने के मकसद से जमा हुए थे। तो कर्नाटक के हाईकोर्ट में मामला जारी है। आपको बता दें, समाअत इस पूरे मामले को लेकर के हाईकोर्ट में जारी है। दलाइल पेश किए जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का आईन इस बात की इजाजत देता है कि मुस्लिम तालिबात हिजाब पहन सकते हैं। इस बीच आपको बता दें कि बेलगाम में ये पूरा मामला पेश आया है। हमारे नुमाइंदे रऊफ कर्नाटक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बेलगाम में ये मामला पेश आया है। रऊफ, तफसीलात बताएं। रऊफ, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आपसे जानना चाहेंगे बेलगाम में जो ये मामला पेश आया है उस पर तफसीलात दें। जी देखिए, बेलगाम में अभी कुछ देर पहले हिजाब की ताईद में चंद लोग जो है, चंद नौजवान वहां पर जमा हुए थे विजय पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के बाहर। तो उस वक्त जो है पुलिस ने पहुंचकर 6 नौजवानों को हिरासत में लिया है और यहाँ पर कुछ देर के लिए कशीदगी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले सुबह में ये हुआ कि लड़कियां हिजाब के साथ अंदर दाखिल हुई, लेकिन उन्हें बाहर भेज दिया गया, जिसकी ताल्लुक से बरहम होते हुए चंद नौजवान वहां पर इकट्ठा हुए। तो इस तरह पुलिस ने जो है इन्हें जो है अब हिरासत में लिया है। तो ये बता दें कि किस दफा के तहत कि क्या वहां पर पहले से रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, और वहीं अब जो दीगर स्टूडेंट्स हैं वो इस मामले को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं? जी देखिए, कहा यह जा रहा है कि इस जो नौजवान जमा हुए थे, एक नौजवान ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और उसके बाद एक तरह से कशीदगी का माहौल यहाँ पर देखने को मिला। और पुलिस ने, जैसा कि यहाँ पर जो है तमाम तालीमी इदारों के बाहर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। जो हसास इलाके हैं वहाँ दफा 144 नाफिज की गई है। किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी गई है। तो इस लिहाज से भी यहाँ पर एक कार्रवाई हुई है और इन्हें हिरासत में लिया गया है। और हमने ये भी देखा कि आज कई मुकामात पर बड़ी तादाद में जो है मुस्लिम तालिबात हिजाब का मुतालिबा करते हुए स्कूलों और कॉलेजों के गेटों के बाहर दिखाई दी हैं। और ये सिलसिला जो है आज भी जारी है। पिछले 3 दिनों से जैसा कि हमने देखा कि ये सिलसिला जारी है। बिल्कुल, ये सिलसिला लगातार जारी है और वहाँ पर ये भी समझने की बात है कि ये मुल्क जो है थियस्टिक मुल्क नहीं है, सेक्युलर मुल्क है, जहाँ पर टर्बन पहनने की, हिजाब पहनने की और तिलक लगाने की इजाज़त है। रऊफ, बेहद शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पंजाब में अवामी रैली से खिताब कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं। धरती पर उतारने का हमने काम किया है। साथियों, उजाला स्कीम के तहत हमने बिजली बिल कम हो, हमेशा के लिए बिजली का खर्चा कम हो, आपकी जेब से ज्यादा पैसे न जाएं, एक स्थायी व्यवस्था बनाई और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन निकाला। इसके तहत एलईडी बल्ब हमने पंजाब में वितरित किए। इस वजह से गरीबों के बिजली के बिल में 900 करोड़ रुपए से भी अधिक बिजली का बिल बचा है। अगर मध्यम वर्ग के घर में 4 लट्टू वाले हैं तो उसका 1500-2000 रुपया बच जाता है बिजली का। भाइयों, ये लोग आज जो वादे कर रहे हैं
वो एक प्रकार से आपके घर में रोशनी लाने का वादा नहीं है, आपके जेब के पैसे बचाने का वादा नहीं है। ये ऐसा रास्ता है जो पूरे पंजाब को कुछ ही वर्षों में अंधकार में डुबो देगा। बिजली के कारखाने चलाने की ताकत नहीं होगी, पूरा पंजाब अंधेरे में फंस जाएगा। ये रास्ता इन्होंने चुना है। आप मुझे बताइए, क्या पंजाब में अंधेरा आने देना है? अंधेरा आने देना है? अंधेरा आने देना है तो इन लोगों को दिल्ली में ही रोक लो भैया, आने मत दो यहां। हम इस बात की व्यवस्था भी कर रहे हैं कि ना सिर्फ बिजली का बिल कम हो, बल्कि बिजली कारखाने भी अच्छे ढंग से चले और जरूरत के हिसाब से नए कारखाने भी लगे। साथियों, 84 के दंगों के समय जब कांग्रेस के नेता नौसंवार चल रहा था और कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे, हुक्म कहां से आ रहे थे, ये आपसे ज्यादा और कौन जानता है भाइयों। तो ये बीजेपी के नेता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सिख भाई परिवारों को बचाने के लिए, मैं उस समय गुजरात में था, एक भी परिवार को तकलीफ नहीं होने दी, एक भी परिवार को शान से जीते हैं भाइयों। हर सुख दुख में हम पंजाब के लोगों के साथ डटकर खड़े रहे हैं। साथियों, कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती रहती है ताकि उनकी गाड़ी चल जाए। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा था, बताइए। और ये पूरे देश ने देखा है। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं? यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत ना करते हो, ऐसा कोई गांव नहीं होगा भाइयों। कल पंजाब को नया पंजाब बनाने के नारे के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रैली से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार हर महाज पर नाकाम हो गई है। हुकूमत को इक़्तिसादी पॉलिसी की समझ नहीं है। अमीर जबकि गरीब और गरीब हो रहा है। हुकूमत की खारजा पॉलिसी भी नाकाम है। उन्होंने इस ताल्लुक से चीन का हवाला दिया। मनमोहन सिंह ने मजीद कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से अवाम परेशान है। मनमोहन सिंह का कहना है कि पीएम की सिक्योरिटी के मुद्दे पर पंजाब के वज़ीर आला और पंजाब के अवाम को बदनाम करने की कोशिश की। कोरोना ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ 7.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ अपनी गलतियां ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 8-10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਪ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ B ਤੇ C ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣ पहुंच जाने ਨਾਲ देश रिश्ते नहीं सुधर सकते। यूपी में तीसरे मरहले के इंतखाबात के तहत तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। आज भी तमाम तर बड़े चेहरे जो है मैदान में हैं और लोगों से खिताब कर रहे हैं, लोगों से अपने हक में वोट मांग रहे हैं। वहीं आपको बता दें, तीसरे मरहले की तशहीरी मुहिम के दौरान फिरोजाबाद में अखिलेश यादव ने पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा, पहले 2 मरहलों में पार्टी का मुजाहरा अच्छा रहा। उन्होंने दावा किया कि 7वें मरहले तक बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे। मैं देख रहा हूं बहुत जोश है इस समय। उछला पार्टी के प्रति कभी दिखाई नहीं दिया और ये जोश और उत्साह इसलिए दिखाई दे रहा है कि लोग और हमारे सभी लोग जान गए हैं कि पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों ने शतक मार लिया है। ये तीसरा और चौथा चरण जब हो जाएगा, चौथे चरण के बाद ही समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी और 7वें चरण तक आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर सन्नाटा छा जाएगा और भूत नाचेंगे भी। और वहीं वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ भी पूरे जोश में हैं, वो भी तैयारियों में जुटे हुए हैं और झांसी में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। आपको बता दें कि झांसी में तशहीरी मुहिम के दौरान वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर बरसे। उन्होंने कहा कि 2017 से कब्ल रियासत में बदनज़मी थी, लेकिन बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद नज़्म ज़ब्त की सूरत हाल बेहतर हुई। आज बुंदेलखंड के हर एक गांव में हर घर नल की योजना साकार हो रही है। हर घर नल की योजना, और जल भी कैसा, आरओ का पानी उसके सामने फेल हो जाएगा। आपने देखा होगा, हम ऐसा शुद्ध जल उपलब्ध कराने जा रहे हैं, कहीं पर पाइप बिछ रही है, कहीं ओवरहेड टैंक बन रहे हैं और कहीं पर ट्रीटमेंट प्लांट भी लग रहे हैं। बहुत लंबा इंतजार नहीं, अब कुछ ही महीनों का इंतजार है
हमारी माताएं बहनों को जो गगरी लेकर के जाती थी, परेशान होती थी, दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। और उसमें तो बहुत सारे हमारे जवान ऐसे थे, पानी के कारण वे शादी के बगैर ही रह जाते थे, क्योंकि कोई अपनी कन्या देना नहीं चाहता था। पानी नहीं है, कैसे शादी होगी। लेकिन भाइयों बहनों, अब बुंदेलखंड में किसी नौजवान को कुंवारा नहीं रहना पड़ेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states. हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सीनियर सफारतकार डॉक्टर औसाफ सईद को वजारत खारजा में सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। काबीना की तकर्रुरी कमेटी ने संजय भट्टाचार्य की जगह इस ओहदे पर उनकी तकर्रुरी को मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब तनाज़े पर समाअत का सिलसिला भी लगातार जारी है। रियासी सतह पर इस मामले में रियासत में काफ़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। सियासी, समाजी और तालीमी सतह पर भी ये मुद्दा मौज़ूए बहस है। अदालत में दलाइल पेश किए जाने का सिलसिला जारी है। इस बीच मुस्लिम तालिबात हिजाब के हक़ में मुसलसल एहतजाज कर रही हैं। विजयनगर, चित्रदुर्ग और यादगिरी में लड़कियों ने कॉलेज के बाहर एहतजाज किया। चित्रदुर्ग में तालिबात को हिजाब पहनकर कॉलेज में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई, लिहाजा तालिबात एहतजाजन कॉलेज के बाहर ही पढ़ाई करती देखी गई। यादगिरी के न्यू कंट्रा PU का कॉलेज के बाहर तालिबात ने एहतजाज किया और उधर आज से शिमोगा के 3 कॉलेज दोबारा खुल गए हैं। शिमोगा के 3 कॉलेजों में पिछले हफ्ते पथराव और कशीदगी के वाक़यात भी पेश आए थे। हुबली और धारवाज में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। बिकॉज हमें बोला गया था कि अगर हिजाब आपको निकालना ही पड़ेगा अगर क्लास के अंदर जाना हो तो, बट कैंटीन में सब आने के लिए हम हिजाब डाल सकते हैं, लेकिन क्लास में रहने के लिए हमें हिजाब डालना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हम तो निकालने वाले हैं नहीं, इसलिए हम चले आए। लेकिन उन्होंने बोला चीफ मिनिस्टर का ये नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है, हमें हाई कोर्ट का ही फॉलो करना पड़ेगा, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, उन्होंने बोला। हम लोग को लगा कि हम लोग कन्विंस करेंगे उन लोग को, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का जो ऑर्डर आया है इसलिए। लेकिन उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट के आगे वो लोग बढ़ के नहीं जा सकते। अभी तो बाहर आके बोल रहे हैं अंदर जाने का मना है बोल के। मैं तो प्रिंसिपल से वापस लेके जाओ बोल के, वापस जाओ बोल के भेज दिया है। मैं तो क्या बोल रहा हूँ, मैं तो प्रिंसिपल में आज नहीं मुलाकात किया है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी बच्ची को वापस लेके जाना ही पड़ता है ना, क्योंकि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हम लोग पढ़ने के लिए, शिक्षण के लिए आ रहे हैं। शिक्षण को धर्म छोड़ने का बात नहीं है, धर्म भी एक शिक्षण है।
हाँ, एग्री करके निकल गए थे, आज भी एग्री करके निकल रहे हैं। आज हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने को आए थे। वो बोले कि ऑनलाइन क्लासेस लेके री एग्जाम करेंगे। हम लोगों को एग्जाम का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, हम लोगों को कोर्ट का टेंशन है, वो कब फैसला सुनाएंगे। हमको जल्दी से जल्दी फैसला चाहिए। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक से उठा ये मामला अब दीगर रियासतों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी इस हवाले से सियासत शुरू हो गई है। साध्वी प्रज्ञा ने इस मामले को लेकर के मुतनाज़ा बयान दिया है। साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि मुस्लिम औरतों को अपने घर में ही खतरा है, जहां पर रिश्ते का कोई एहतराम नहीं होता है, बल्कि कोई किसी से भी शादी कर लेता है, जबकि हिंदू समाज में औरतों का तक़द्दुस है और औरतों का पूजा जाता है। साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि मुस्लिम औरतों को हिजाब पहनना है तो वो अपने मदरसों में पहने, स्कूल और कॉलेजों में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं साध्वी के बयान पर मुस्लिम तंजीमों ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथ ऋग्वेद पढ़ने का मशवरा दिया है। साथ ही आपको बता दें, हिजाब मामले पर मुफ्ती मुकर्रम का कहना है कि हिजाब हमारे मजहब का हिस्सा है। देखिए, हिजाब ये हमारे धर्म का भी हिस्सा है और भारत का कल्चर भी है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम हैं, 75वां साल है। एक परंपरा भारत में चल रही है हिजाब के बारे में। हर बहन बेटी चाहती है सर ढाके और घूंघट में रहे, पर्दा करे। हर बहन बेटी, सिखों को देख लीजिए, हमारी हिंदू बहनों को देख लीजिए, मुस्लिम बहनों को देख लीजिए, औरतों के अंदर लिहाज होता है, शर्म होती है। तो ये हमारा धर्म भी है, कुरान शरीफ में इसका हुक्म है और हमारा कल्चर भी है। और दूसरे ये कि आप देखते हैं जो स्कूल में कॉलेज में लोग जाते हैं तो कोई मंगलसूत्र पहन रहा है, कोई बिंदी लगा रहा है, कोई मांग भर रहा है, कोई हेड ड्रेस पहन रहा है। अलग अलग अपने अपने धर्म की कुछ चीज़ें लोग अपनाते हैं। तो अगर उसमें हिजाब को भी अगर परमिशन मिल जाएगी तो कोई बहुत बड़ी इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। हमें तो बड़ा ताज्जुब है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर में हिजाब पर पाबंदी लगा दी और उससे हजारों मुस्लिम लड़कियों का फ्यूचर अंधेर में चला गया, तारीख हो गया। कर्नाटक हाई कोर्ट को इंटरिम ऑर्डर में एक हिजाब पर ऐसा ऑर्डर नहीं देना चाहिए था। अभी तो सुनवाई भी नहीं हुई थी। और फिर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा मुसलमानों का 1450 साल का ये एक कल्चर है, धर्म है, कुरान शरीफ में है। प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया है, कुरान में हुक्म है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा कल्चर है। तो इसमें भारत सरकार को और भारत की अदालतों को, हाई कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को सोचने की जरूरत है। वहीं इस मामले पर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि हिंदुस्तान में हिजाब पर कोई रोक टोक नहीं है। साथ ही आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान आईन में दिए गए बुनियादी हकूक की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर हिजाब तनाज़े को हवा देने का इल्ज़ाम लगाया है। ओवैसी ने सवाल किया कि हिजाब, दुपट्टा और जीन्स पहनने पर तकलीफ क्यों है। मजलिस के सदर ने कहा कि बीजेपी लड़कियों को सिक्योरिटी नहीं दे सकती है, अब बाइख्तियार बनाने से भी रोक रही है। देखिए, ये जो हिजाब का सांप्रदायिक हाहाकार है वो हिंदुस्तान के संस्कृति और संविधान पर शुद्ध रूप से वार है। और जो हिजाब का ये सांप्रदायिक हाहाकार करके इस देश की संस्कृति, इस देश के संविधान, इस देश की के संकल्प पर वार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे। हिजाब पर न कोई रोक है न टोक है। आप जो है वो बाज़ार में हिजाब पहन के जाइए, किसी ने नहीं रोका। उन देशों की तरह नहीं है जिन देशों ने कि सभी जगहों पे रोक दिया, सार्वजनिक स्थलों पे। आप बाज़ार में जाइए, आप सड़क पे जाइए, आप कहीं जाइए, जहाँ पे जो कोड है वो कोड को मानना पड़ेगा। अब उसमें ज़िद अगर आप कर रहे हैं तो ये ज़िद और अकड़ जो है वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी समाज के हित में होती है। और कुछ लोग इस पूरे के पूरे मामले में जो लड़कियां हैं उनको शिक्षा से कैसे दूर करो,
तालीम से कैसे दूर रहो और उनकी तालीम पर किस तरह से तालिबानी ताला लगा दो, ये कोशिश है और ये कोशिश सफल नहीं होने देना चाहिए, किसी को भी नहीं होने देना चाहिए। हम इनसे ये कह रहे हैं कि आप संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं भारत के हर नागरिक को, उसको आप दीजिए। और ये जो कर्नाटक में हिजाब का जो इशू खड़ा हुआ, वो बीजेपी ने उसको खड़ा किया है। वो 6 लड़कियां तो पहले से हिजाब पहन कर आ रही थी, वो ने अभी नहीं शुरू किया था उन्होंने, तो अब पहले से आपने उनको खामखा आपने एक रूल बनाया और उनको रोक दिया, और वहीं से तनाज़ा बीजेपी ने खड़ा किया, कंट्रोवर्सी बीजेपी ने खड़ा की है। और अगर वो कोई लड़की अगर हिजाब या निकाब या दुपट्टा या जीन्स पैंट पहनती है तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ आपको क्यों हो रही है? इससे आपको हार्म, किसी को हार्म हो रहा है? भाई सर पर अगर कोई पहन रहा है तो इस पर हार्म तो नहीं होना चाहिए ना। और वो कहाँ जा रही हैं? वो एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर शिक्षा हासिल करने के लिए जा रही हैं, ताकतवर बनने के लिए जा रही हैं, तो आप उनको रोक रहे हैं। तो इससे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट एक खोखला साबित होता है जब वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमको मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया। अरे भाई, हिमाचल में आपकी सरकार है, वहाँ पर आपने कानून बना दिया। मध्य प्रदेश में आपकी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर कानून बना दिया। कर्नाटक में आपकी सरकार है, तो आप मुस्लिम महिलाओं को उनकी सुरक्षा छोड़िए, उनको तो आप एम्पावर भी करना नहीं चाह रहे, उनको तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं देखना चाह रहे हैं। तो ये असल बीजेपी का चेहरा है जो देश देख रहा है। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।